तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और अकरेंस। तो पिछले वाले वीडियो में जाओ, कोने पे कार्ड आ रहा होगा, उस वीडियो को जाओ और उस वीडियो को देख कर आओ। बहुत लंबा वीडियो था, 26 मिनट का वीडियो था। तो उस वीडियो को जाकर देखो और तभी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। मतलब ऑल्सो क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़े से डिफर होते हैं। डिफर का मतलब अलग होते हैं। जैसे वो सोनरस होता है और सोनरस नहीं होता है। मेटल्स में मैलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है, लेकिन क्या वो नॉन मेटल डक्टाइल भी नहीं होता है, मैलिएबल भी नहीं होता है। ये सब पढ़े थे। मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है नॉन मेटल में, और मेटल में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस तरह से डिफर करता था एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन अगर हम करवाएं केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, मेटल्स और नॉन मेटल आपस एक दूसरे से उल्टे उल्टे नहीं होते हैं, आप एक दूसरे से थोड़े से अलग होते हैं, डिफर होते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा मेटल तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देगा वो, उसका इक्वेशन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। मतलब अगर मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। अब सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड कैच फायर। मतलब अगर सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वो फॉर्म क्या करेगा, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और फायर को पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका इक्वेशन का, ये सोडियम प्लस ऑक्सीजन का इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन होता है, सोडियम का एटॉमिक सिंबल होता है Na। तो सोडियम को लिखेंगे Na 4Na। बैलेंस करने के लिए हम 4 लगा रहे हैं ताकि बैलेंस हो जाए। 4Na प्लस ऑक्सीजन का O2, ठीक है, 4Na प्लस ऑक्सीजन का O2 गिव्स 2Na2O, ठीक है। जैसे हम लोग इसको वर्ड में लिखेंगे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। मतलब सोडियम और ऑक्सीजन मिलके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्म करता है। सिमिलरली पोटेशियम 2 कैचेस फायर एज सून एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। मतलब सिमिलरली मतलब मिलता जुलता ही पोटेशियम भी फायर उसमें लग जाता है, कैच वो जल्दी फायर कर लेता है। क्योंकि जैसे सोडियम कैच करता है फायर जल्दी से, उसी तरह पोटेशियम भी जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो फायर को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, उस चिंगारी से आग लग सकती है। तो यहाँ पे पोटेशियम का भी हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन फॉर्मूला, 4K प्लस ऑक्सीजन का O2 गिव्स 2K2O, ठीक है। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स पोटेशियम ऑक्साइड। 4K प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स 2K2O। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोटेशियम एंड सोडियम केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। अब यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है, वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। क्यों पोटेशियम और सोडियम स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में। तो इसका आंसर होगा सोडियम एंड पोटेशियम अंडर केरोसिन ऑयल केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन ईजिली कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। मतलब वो बहुत ही जल्दी से आग लग सकते हैं उसमें। सोडियम और पोटेशियम वो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है, खींच लेता है जी, वो इसलिए वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। बहुत ही रिएक्टिव होने के साथ साथ
इसलिए उसको हम लोग केरोसिन के ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं ताकि उसमें एयर का कांटेक्ट कट हो जाए और रिएक्शन उसका जो कम हो जाए एयर के साथ और उसमें आग ना लगे। अब when magnesium burn in air it contact with the oxygen of air to form magnesium oxide। मतलब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम का लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला 2Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 गिव्स 2MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब जब अगर मैग्नीशियम को हम लोग पानी में डुबा देंगे तो वो डिजॉल्व होकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं उसी तरह वाटर को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड क्यों बोलते हैं, जैसे पानी है, पानी को हम H2O बोलते हैं, उसी तरह उसमें H का मतलब होता है हाइड्रोजन। H का मतलब हाइड्रोजन, उसी का हाइड्रो और ऑक्सीजन H2O होता है ना, 2O मतलब ऑक्सीजन, उसमें हाइड्रोजन 2 गो होता है, ऑक्सीजन 1 गो होता है। तो उसी तरीका से वहाँ पे हाइड्रो और प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्साइड ही बोल सकते हैं, तो हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहीं पे हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी में घुल जाता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लो, MgO प्लस H2O गिव्स Mg ब्रैकेट में OH2 होल 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू शोइंग दैट इट इज अ बेस। मतलब हम लोग पढ़े थे साइंस में क्लास 7 में कि अगर कोई भी बेस होता है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो ब्लू कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो बेस है। यही ये पॉइंट बोल रहा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ नन मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, मैं थोड़ा याद नहीं है मेरे को, तो मैं लिख कर यहाँ पे रखा हुआ हूँ कॉपी को, और आप लोग बोर्ड पे भी देख सकते हो। मैं एडिटिंग के द्वारा आप लोगों को समझा दूंगा और बोल कर भी अच्छे से। तो नन मेटल reacts with oxygen to form oxide. Generally oxide of non-metals are acidic in nature। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, सल्फर पाउडर when heated with oxygen forms sulfur dioxide gas। This sulfur dioxide gas then react with water to form sulfurous acid which turns blue litmus paper red while the red litmus paper remains unaffected, showing that it is an acid and sulfur dioxide gas is acidic oxide। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बोला क्या, हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि नन मेटल रिएक्ट करता है अगर ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाएगा तो क्या होगा, तो जनरली जो ऑक्साइड होगा नन मेटल का वो हमेशा एसिडिक इन नेचर होगा। एसिडिक इन नेचर का मतलब होता है वो उसका जो स्वभाव होगा, बिहेवियर होगा, वो एसिड की तरह होगा। जैसे जिस तरह से एसिड करता है, अपने व्यवहार उसका होता है, वो उसी तरह से किसका होगा, जो रिएक्ट करेगा ऑक्साइड बनेगा, वो ऑक्साइड का भी सेम एसिड की तरह नेचर होगा। ये पहला पॉइंट बोला 2 लाइन में। अब सल्फर पाउडर व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन, मतलब सल्फर पाउडर अगर हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड को बनाएगा। सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड को। सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड अलग होता है, ये मैं बताऊंगा इक्वेशन में कैसे अलग होता है। फिर जो कि अगर सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, वाइल
जबकि जो रेड लिटमस पेपर है अगर उसको हम अगर एसिड में डुबाएंगे तो क्या होगा, वो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज होगा। हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 7 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 4 में क्या कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम डुबा देंगे एसिड में तो वो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को अगर हम डुबा देंगे बेस में तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 7। तो यहाँ पे हम लोग लिटमस पेपर के बारे में बात हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इट इज़ एन एसिड, ये एसिड होता है, एसिड बनाता है, एसिड ही होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है जो एसिडिक ऑक्साइड है, मतलब एसिडिक उसका नेचर है तो उसका नाम भी पड़ गया एसिडिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या होगा इसका, जैसे हम लोग सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ डुबाएंगे तो क्या बनेगा HO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहले फिर से हम लोग पढ़ते हैं। सल्फर का होता है S और प्लस O2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्लस वाटर H2O गिव्स क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड को बनाएगा। तो सल्फ्यूरस एसिड का होता है H2O3 होता है, H2SO3 होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 होता है। 4 यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन को जो एटम होगा वो 3 होगा यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड में, और सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, मतलब ऑक्सीजन 4 होंगे वहाँ पे, तो वो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मतलब मेटल को अगर रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करवाएगा, मेटल डाइऑक्साइड, मेटल का नाम, और मेटल हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करवाएगा। मेटल तो होगा ही, मेटल का नाम जैसे जिंक, आयरन, ये सब होगा, प्लस मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड बना देगा, और उसको हम लोग कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। डिपेंडिंग अपॉन केमिकल रिएक्टिविटी सम मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर से सम रिएक्ट विथ स्टीम, मतलब डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे, किसी भी केमिकल रिएक्टिविटी पे, किसी भी मेटल के रिएक्टिविटी पे, कि वो चाहे तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, चाहे तो वो गर्म पानी स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाए, यही बोला है इस पॉइंट में। अब सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट vigorously with cold water and form their respective hydroxide and release hydrogen gas, मतलब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम अगर रिएक्ट करेगा वो अपने खुद रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, अपना खुद का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा, ये बोला गया है। और हाइड्रोजन गैस भी, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इस तरह से बनाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है पोटेशियम को कोल्ड वाटर में करेंगे तो क्या होगा, रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, तो पोटेशियम का होता है 2K प्लस 2H2O। 2 हम लोग क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, 2K 2H2O, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, सिर्फ बैलेंस करने के लिए, ये सब आप लोग आगे पढ़ोगे, बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे हम लोग बस केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो पोटेशियम प्लस वाटर, कोल्ड वाटर, ना कि वाटर, कोल्ड वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यही तो मैंने बताया अभी कि 2K प्लस H2O 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। अब मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। तो कैसे कैसे बनाएगा वो हम लोग जानते हैं इक्वेशन से। मैग्नीशियम का होता है Mg प्लस 2H2O, यहाँ पे हॉट वाटर का भी 2H2O हम लिख दिए हैं, मैग्नीशियम प्लस
hot water Mg plus H2O gives gives Mg ब्रैकेट में O2 सॉरी OH2, तो Mg ब्रैकेट में OH और 2 प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो एल्यूमिनियम 2Al मतलब एल्यूमिनियम प्लस स्टीम का होगा 3H2O गिव्स Al2O3 प्लस 3H2, मतलब एल्यूमिनियम प्लस स्टीम वाटर गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यही बोला है। उसके बाद लीड, कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम, मतलब लीड, कॉपर, गोल्ड और प्लेटिनियम रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, वाटर और स्टीम के साथ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ नल मेटल्स विथ वाटर। नल मेटल अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या होगा, लेकिन मेन बात है कि नन मेटल कभी रिएक्ट ही नहीं कर सकता है वाटर के साथ। नन मेटल को डुबा दो पानी में, कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्यों, इसका जवाब आपको आगे क्लासेस में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लो नन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। अब रिएक्शन ऑफ नल मेटल एंड विथ वाटर खत्म। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड का मतलब आप लोगों ने 7 में पढ़ा था कि आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एसिड में पानी की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। पानी की मात्रा ज़्यादा और एसिड की मात्रा कम, उसी को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये होगा इसका इक्वेशन। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म। अब यहाँ से पढ़ते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट एसिड से। मतलब अगर मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट में डाल दें तो क्या होगा, रिएक्शन क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। मतलब वो बर्न करेगा तो एक पॉप साउंड आएगा, उसका एक साउंड होता है पॉप साउंड, पॉप साउंड को वो प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो लिखेंगे इसको इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में, Mg प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। मतलब मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सोडियम को 2Na प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2। मतलब सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम डुबाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबाएंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा। अब रिएक्शन ऑफ नन मेटल विथ एसिड्स। तो नन मेटल जनरली एसिड के साथ नहीं रिएक्ट कर सकता है, जैसे वाटर के साथ नहीं कर सकता है नन मेटल, उसी तरह एसिड के साथ भी नहीं कर सकता है। तो नन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो रिएक्शन ऑफ नन मेटल विथ बेस। सम मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो कुछ मेटल जो रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ फॉर्म क्या करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को। तो मेटल प्लस, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सम मेटल सच एज जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब कुछ मेटल जिंक, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या फॉर्म करेंगे, अपना खुद का सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ नन मेटल विथ बेसिस।
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब ये तो आपको अगले क्लास में पढ़ना होगा, ये बहुत ही जटिल है, मतलब बहुत ही हार्ड है इस तरह, इसलिए यहाँ पे बुक में भी लिखा होगा, बहुत सारे बुक में यहाँ पे आप लोगों को नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके नहीं दिखाया होगा, बस लिख दिया होगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और यू विल लर्न फर्दर क्लासेस, आगे वाले क्लासेस में आप लोगों को पढ़ोगे। तो यहाँ पे रिएक्शन का हो गया टॉपिक ख़त्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस टू फॉर्म कंपाउंड इज नोन एज इट्स रिएक्टिविटी। किसी भी सब्सटेंस का रिएक्टिविटी हम कैसे जज कर सकते हैं? जैसे किसी भी एलिमेंट का टेंडेंसी होता है, एक पावर होता है, कैपेसिटी होता है कि वो रिएक्ट कर सके किसी दूसरे सब्सटेंस से और फॉर्म कर दे कंपाउंड को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टिविटी, उस एलिमेंट का रिएक्टिविटी। द मोर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, द मोर इज द रिएक्टिविटी। जैसे तुम समझ सकते हो, किसी भी एलिमेंट का ज़्यादा रिएक्ट टेंडेंसी होगा, एलिमेंट का ज़्यादा टेंडेंसी कैपेसिटी होगा कंपाउंड फॉर्म करने का, उतना ही उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। अब ऑल मेटल डू नॉट हैव द सेम रिएक्टिविटी, सम आर मोर रिएक्टिव देन अदर्स, दैट इज दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब सारे मेटल के पास सेम रिएक्टिविटी नहीं होते हैं, सम आर, कुछ ज़्यादा होते हैं रिएक्टिव, कुछ कम होते हैं। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब कुछ ज़्यादा मात्रा में कंपाउंड को फॉर्म करते हैं और कुछ कम मात्रा में करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, मेटल्स आर अरेंज इन अ सीरीज अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, वाटर, ये सब मिलाकर, एसिड, ये सब मिलाकर जिस बेसिस पे अगर कोई भी मेटल अरेंज होता है कोई सीरीज में कि हाँ ये मेटल कम रिएक्टिव है, इसको नीचे कर देते हैं, और ये मेटल ज़्यादा है तो इसको ऊपर रख देते हैं। इसी तरह से एक रिएक्टिविटी सीरीज को बनाया गया है, जिसमें हम लोग पता कर सकते हैं किस मेटल का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किस मेटल का कम है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब किसी भी रिएक्टिव सीरीज को अरेंज किया गया है मेटल से जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के रिएक्टिविटी पे अरेंज किया हुआ है। मैंने समझाया, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अच्छे से मैंने नहीं समझाया, तो यहाँ पे समझो कि अगर जिस भी मेटल का ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा वो ऊपर रहेगा, और कम होगा इसका कम 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 होके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा। मतलब जिसका ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा वो सबसे टॉप पे होगा, और जिसका कम पे होगा वो सबसे नीचे होगा। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ऐसे ऐसे करके किया गया है अरेंजमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, उसी का एक टेबल है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो एक टेबल आ रहा होगा, जहाँ पे है तो ऊपर में है पोटेशियम, मतलब के, जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और बीच में होता है हाइड्रोजन। आप लोग बीच में मान लो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के जितने नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, उसको हम लोग बोलते हैं, और हाइड्रोजन के जो ऊपर हैं उसको मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लिए हैं एक, कि हाइड्रोजन बीच में होगा, और उसके नीचे जो होगा वो लेस रिएक्टिव, हम हाइड्रोजन से बोलेंगे कि हाइड्रोजन से वो लेस रिएक्टिव है नीचे वाला, और ऊपर वाला है हाइड्रोजन के ऊपर वाला बोलेंगे उसको मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बीच में हम लोग ले लिए हैं। तो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल का ये है टेबल। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल। यहाँ पे चरण सीमा पे ये वीडियो आ गया है, यहाँ पे भी ये वीडियो ख़त्म भी होने वाला है। तो यहाँ पे यूजेस ऑफ मेटल, फिर यूजेस ऑफ नॉन मेटल हम लोग पढ़ेंगे, फिर कोरोजन पढ़ेंगे, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल। मेटल बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आर यूज फॉर मेकिंग गुड कुकिंग यूटेंसिल्स। मतलब मेटल बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो हम होता ही है, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। तो यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए मेटल को यूज़ किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल बनाने में। मतलब
खाने का जो बर्तन बनता है वो किसका बनता है, मेटल्स का बनता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो जल्दी हीट को नहीं पकड़ता है, मतलब हीट पकड़ता है लेकिन वो पिघलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। गोल्ड, सिल्वर, ये सब प्लेटिनम आप लोग जानते ही होंगे कि ज्वेलरीज में यूज होते हैं, ज्वेलरीज बनाने में, गहना, सोना, चांदी, यही सब। फिर आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल फिटिंग्स। जैसे आयरन, आप लोग फिर ऊपर वाला ही लाइन फिर से नीचे लिख दिया है कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब यूज होते हैं कुकिंग यूटेंसिल बनाने में। उसके बाद कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक वायर्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, पहले के ज़माने में लोग कॉपर का वायर यूज करते थे, तार बिछाते थे ना हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी घर गाँव में आता था वो तांबे का तार से आता था, लोग उसको चुरा के भाग जाते थे। तो यहाँ पे कॉपर का तार दिया हुआ है, कॉपर एल्यूमिनियम, लेकिन अभी के टाइम पे शायद पता नहीं कौन सा चल रहा है, लेकिन सिल्वर भी एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी किसका होता है? सिल्वर का होता है। अगर हम सिल्वर का तार लेंगे, लगा देंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर में, तो सब चुरा के भाग जाएगा कि सिल्वर है, चांदी है, सब पैसा कमा लेगा। इसलिए वहाँ पे अभी तांबे का तार नहीं चल रहा है, पता नहीं कौन सा तार चल रहा है, मुझे याद नहीं है, मैं बाद में कभी बताऊँगा। उसके बाद मरकरी इज यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मामीटर। आप लोग जानते हो कि थर्मामीटर में मरकरी यूज होता है, मरकरी भी एक मेटल है। आयरन इन इट्स डिफरेंट फॉर्म इज यूज इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ बिल्डिंग। मतलब आप देखते हो कि लोहे का दरवाज़ा है, लोहे का गेट है, लोहे का ये है, वो है, खिड़की है, वो खोलने वाला रहता है, हुक, वो सब लोहे का ही अधिकतर बनता है, उसी को बोलते हैं आयरन इज इन इट्स डिफरेंट फॉर्म। मतलब अलग अलग फॉर्म में वो दरवाजे के रूप में, कभी खिड़की के रूप में, घर के बिल्डिंग्स बनाने में यूज होते हैं। फिर एल्यूमिनियम एंड जिंक आर यूज इन कोटिंग आयरन टू प्रिवेंट इट रस्टिंग। मतलब ये पॉइंट कोरोजन में भी आएगा कि एल्यूमिनियम एंड जिंक आर यूज इन कोटिंग आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। मतलब एल्यूमिनियम और जिंक यूज होता है किस में? कोटिंग करने में आयरन में, ताकि वो जंग ना लग सके। हम लोग जंग लगाने न लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंटिंग कर देते हैं लोहे को, ताकि वो जंग नहीं लगे। जंग लगने से बचने के लिए क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग जंग लगने से बचने के लिए एल्यूमिनियम और जिंक का उसमें कोटिंग कर चढ़ा देते हैं, पतला लेयर ऑफ कोट चढ़ा देते हैं। आयरन पे थोड़ा सा जिंक चढ़ा दिए, एल्यूमिनियम चढ़ा दिए, ताकि उस पर रस्ट नहीं लगे, यानी कि जंग नहीं लगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन इज यूज बाय प्लांट एंड एनिमल फॉर ब्रीथिंग। आप लोग जानते हो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और यूज होता है एनिमल्स के ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। क्लोरीन इज यूज एज अ डिसिफेंटेंट एंड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है। फॉस्फोरस इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड सुपर फॉस्फोरस सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब फॉस्फोरस यूज होता है प्लांट में भी, फर्टिलाइजर के रूप में फॉस्फोरस भी आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, मैंने बताया था क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो वहाँ पे भी फॉस्फोरस यूज होता है क्रॉप को, यील्ड को ग्रो करने के लिए, फास्टर के लिए। उसी फर्टिलाइज़र होता है वो, कौन होता है फर्टिलाइज़र? फॉस्फोरस होता है। उसके बाद आयोडीन इज यूज टू मेक पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन द वाउंड एंड एज ए एंसेप्टिक। देखो आयोडीन को बनाया जाता है, पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है आयोडीन से, जिससे अगर हम अपने कटा हुआ, जहाँ पे भी हाथ पे, पैर पे, कहीं पे भी कटा हुआ है, वहाँ पे अगर हम इसको रगड़ देंगे, लगाएंगे आयोडीन का जो पर्पल कलर सॉल्यूशन को, तो वो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम आता है। मतलब वो जल्दी से ठीक करता है किसको? जख्म को। सल्फर इज यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड विच इज टर्न यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक, डाइस, ड्रग्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव एंड फर्टिलाइजर्स। सल्फर यूज होता है मेकिंग, क्या बनाने के लिए? सल्फ्यूरिक एसिड, विच इन टर्न्स, मतलब उसी से फिर बनता है क्या? प्लास्टिक, ड्रग्स, फिर डाइस वो डाइस नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको? डाइस होता है वो। फिर डिटर्जेंट, फिर क्या बोलते हैं? अरे सर्फ एक्सल सर्फ, घड़ी सर्फ, ये सब डिटर्जेंट, उसको भी सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया जाता है, सल्फर से बनाया जाता है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल से बनाया जाता है। फिर फॉस्फोरस इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क्स एंड स्मोक स्क्रीन्स। मतलब फॉस्फोरस यूज होता है किस में? फायर वर्क्स में। मतलब
पटाखे बनाने में यूज होता है, फॉस्फोरस का यूज होता है, और स्मोक स्क्रीन का यूज बनाने में फॉस्फोरस का यूज होता है। पाउडर ग्रेफाइट इज यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट्स, मतलब पाउडर ग्रेफाइट ड्राई लुब्रिकेंट्स का भी काम करता है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है नोबल मेटल, इसका एक डेफिनेशन खाली लिख लो, ज़्यादा बुक में नहीं दिया हुआ रहता है नोबल मेटल। तो मेटल विच आर वेर नॉट वेरी रिएक्टिव एंड अकर्स इन अ फ्री स्टेट इन नेचर, ऐसा मेटल जो ना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नोबल मेटल। उसके बाद कोरोजन ऑफ मेटल यानी कि रस्टिंग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो रस्टिंग, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ एन रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, आयरन पे अगर हम लोग वाटर पानी देते रहें और मॉइस्चर उसको मिलता रहे, एयर मिलता रहे, तो वो क्या होगा, उसमें जंग लगना चालू होगा, एक रेडिश ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस आना चालू हो जाएगा, किसमें, आयरन में, उसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। और जो प्रोसेस लगता है रस्ट होने में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है Fe2O3XH2O, जो कि X जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो X लिखा हुआ है वो क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, Fe2O3X.XH2O। अब हम लोग केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोरोजन का पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक बच रहा है, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट होने में क्या क्या कंडीशन लगते हैं। सबसे पहला है मॉइस्चर का प्रेजेंट होना जरूरी है, एयर का प्रेजेंट होना जरूरी है। एयर प्रेजेंट हो और वाटर प्रेजेंट हो तो वो रस्ट हो सकता है आयरन। अब कैसे हम रस्टिंग को बचा सकते हैं, रस्टिंग को होने से बचा सकते हैं, बाय पेंटिंग। मैंने बताया कि पेंट करके उस रस्टिंग को बचा सकते हैं, बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, ग्रीस कर दिए उसके पे, ऑयलिंग कर दिए, तेल लगा दिए हैं, फिर द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर तेल लगा दिए, पेंटिंग कर दिए हैं और ग्रीसिंग कर दिए हैं तो वो रस्ट नहीं लगता है। बाय गैल्वेनाइजेशन, अ प्रोसेस इन विच आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट आर कोटेड विद, ये मैंने तुमको बताया था एल्यूमिनियम और जिंक वाला में भी कि यूजेस ऑफ मेटल में भी लास्ट पॉइंट था वो तुम याद करो कि वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये आगे क्रोजन में काम आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैल्वेनाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें आयरन या स्टील को रस्ट से बचाने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम और जिंक का उस पर कोटिंग करते हैं, पतला लेयर ऑफ कोटिंग करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। अब ये नॉन मेटल और मेटल चैप्टर हो गया है समाप्त, खत्म। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म।